इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल नंबर 5 to 11 पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सिटीजनशिप की चर्चा कौन से आर्टिकल से कौन से बीच में करी जाती है, तो ये क्वेश्चन आता है तो 5 से 11 के बीच में करी जाती है। तो ये तो याद होना चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन। सिटीजनशिप की चर्चा पार्ट 2 में है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कौन से आर्टिकल के बीच तक, तो 5 से 11 तक, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब चूँकि इस बुक में देखो, इस बुक में बस इतना में इस टॉपिक को ख़त्म किया गया है एक लाइन में, लेकिन आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अब चूँकि इस बुक में कुछ दिया है नहीं इसके बारे में, तो इसको देख के क्या करना। चलिए हम लोग एक अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जिसमें 5 से 11 आर्टिकल जो है उसमें सिटीजनशिप की बात करी गई है। तो सबसे पहले सिटीजनशिप होता क्या है वो समझ लो, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 11 तक जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम लोग कर लेंगे एक एक करके। तो पहले सिटीजनशिप पढ़ने जा रहे हो तो समझ में आना चाहिए सिटीजनशिप होता क्या है। देखो, सिटीजनशिप समझने के लिए आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आप क्या हैं। तो जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ना, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे भी इसकी चर्चा मिलेगी। सिटीजनशिप, पर्सन एंड माइनॉरिटीज़, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या सिटीजनशिप पर्सन एक ही होते हैं, क्या ये दोनों अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो कैसे, या माइनॉरिटीज़ क्या होता है। माइनॉरिटी तो सब जानते होंगे, किसी अदर के कंपैरिजन में, किसी अदर कम्युनिटी या किसी अदर रिलीजन या कुछ अदर के कंपैरिजन में अगर वो संख्या में बहुत कम है तो वो माइनॉरिटीज़ के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है, तो मुस्लिम क्या हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए। पाकिस्तान में ठीक उल्टा है, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, ठीक है। ये लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़िए, ये तो जो है, ये तो जो माइनॉरिटीज़ होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो उनको सिटीजनशिप मान लिया जाता है। अभी इसमें समझ लो, आपका सिटीजनशिप जो है और पर्सन है, उसमें क्या अंतर है वो ये समझ में आना चाहिए बस। क्योंकि जब आप आर्टिकल नंबर 15 पढ़ोगे, 16 पढ़ोगे, ये सब में इनकी चर्चा फिर से मिलेगी। जब अगले चैप्टर में पढ़ोगे ना फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे तो एक एक करके देखो, समझते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब होता क्या है, आप लोग भी हेडिंग डाल सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पार्टिकुलर कंट्री में, हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी पार्टिकुलर कंट्री में रह रहा है तो उसको उस कंट्री का फुल मेंबर माना जाता है, उस स्टेट का फुल मेंबर माना जाता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर फुल मेंबर ऑफ आवर इंडियन स्टेट्स, लिख सकते हो आप लोग, सिटीजन्स आर द फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। एंड जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जितने भी हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, और जितने भी लोग किसी देश के सिटीजन होते हैं उनको फंडामेंटल राइट जो होता है, जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिटीजन है, सिटीजन फुल मेंबर होता है किसी भी कंट्री का, और उसको चूंकि वो फुल मेंबर है, वो सिटीजनशिप लिया हुआ है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स और जितने भी सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, वो मिलते हैं सिटीजन्स को, ठीक है। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग के पास सब कुछ है, फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी सोशल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, सब कुछ है। लेकिन पर्सन जो होता है ना, पर्सन बोल सकते हो कि एक तरीके से नॉर्मल लोग, पर्सन कोई भी हो सकता है। कोई भारत में घूमने आया तो वो भी पर्सन कहलाएगा, बाहर से कोई चाइना से आया घूमने, भारत देखने आया, नालंदा खंड, तो वो पर्सन में कैटेगरी में आ जाता है। तो उसको क्या सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, उसको सारे सोशल एंड सिविल राइट्स नहीं मिलते, कुछ राइट्स मिलते हैं जो आने वाले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पर्सन नॉर्मल पीपल हो जाता है, बोल सकते हो एलियंस, ठीक है, एलियंस की कैटेगरी में से रखा जाता है। सिटीजन जिन्हें सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और वो फुल मेंबर होता है किसी भी कंट्री का। अब ये पर्सन जो होता है ना, पर्सन भी 2 कैटेगरी में भी रख सकते हो। एक फ्रेंडली कंट्री का पर्सन, जैसे कि फ्रेंडली हमारा रसिया हमारा इंडिया का दोस्त है, तो वो फ्रेंडली पर्सन हो जाएगा, फ्रेंडली एलियन हो जाएगा। एक हो जाता है एनिमी एलियंस, जैसे कि किसी से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान से चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो एनिमी एलियंस हो जाता है। तो फिर उनके लिए अलग प्रोविजंस है। जो एनिमी एलियंस है उनको उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये आगे वाले चैप्टर में समझोगे, कल जब पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स, उसमें बस समझ लो सिटीजन और
पर्सन में डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नॉर्मल लेके चल सकते हो और इसको हमारे इंडिया में अगर रह रहे हो सिटीजन हो तो सब कुछ आपको मिलेगा। और ऐसे भी समझो ना, आप अपना आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाते हो जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, तो वो सिटीजन ही बना सकता है। और हम लोग के पास कौन से सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के पास डुअल वाला नहीं है, सिंगल है, ठीक है। 5 आपका इम्पोर्टेंट है, फिर आर्टिकल नंबर 8 एंड 9 एंड 10 ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 6 एंड 7 जो है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कभी देखा नहीं है एग्जाम में, दैट्स वाई आ सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी तक बहुत कम आते हैं उस टॉपिक, दोनों आर्टिकल से कम भी पूछे जाते। तो देखो आर्टिकल नंबर 5 से शुरू करते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 5 आप लोग भी टॉपिक डाल देना। आर्टिकल नंबर 5 में डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप दिया जाने की बात करी गई है। डोमिसाइल मतलब अगर आप निवासी थे, कौन कैसे निवासी कैसे, डोमिसाइल का समझते हैं, पहले लिख लो आप लोग डोमिसाइल का स्पेलिंग। डोमिसाइल के बेसिस पे किसी को भी सिटीजनशिप इंडिया में मिल जाएगी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जब संविधान के प्रारंभ में संविधान लागू हो रहा था, संविधान बन के एकदम पूरा तरीके से तैयार हो गया, लागू हो गया, उस समय अगर आप या आपके माता पिता, ठीक है, इंडिया के निवासी थे, इंडिया में पैदा हुए थे, या फिर हमारा जब संविधान लागू हो रहा था उससे 5 साल पहले से आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे थे, तो आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगा। आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो आर्टिकल नंबर 5 जब पढ़ोगे तो इसमें वही वाली बात जो मैंने करी ना, आर्टिकल नंबर 5 में डोमिसाइल के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसमें 3 कंडीशन रखे गए हैं, तीनों कंडीशन में अगर एक भी आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो। कोई भी आपको पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, अगर तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो। तीनों कंडीशन लिख लेना एक बार क्या क्या है। पहला लिख लो, इफ़ यू या इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, पहला कंडीशन इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड कंडीशन, इफ़ योर पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, माता पिता दोनों में से कोई, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, सेकेंड ये केस है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड आपका जो दिया गया कंडीशन, जब हमारा संविधान कमेंस हो रहा था, लागू किया जा रहा था, उससे 5 साल पहले से 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ देखो हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, उससे 5 साल पहले से आप भी रह रहे होगे इंडिया में, तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट सिटीजनशिप दे देगा इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है, ये वाली बात करी गई है। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखने चाहिए। और आर्टिकल नंबर 5 में आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना चाहिए, डोमिसाइल के बेसिस पे मिलता है आपको सिटीजनशिप। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 6। हालांकि मैंने क्या बोला, आर्टिकल नंबर 6 एंड आर्टिकल नंबर 7 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 6 में माइग्रेशन से रिलेटेड बात करी गई है, तो आप लोग भी बस एक लाइन में लिख लेना माइग्रेशन, पूरा लिखने के पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन, और माइग्रेशन क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं छोड़ करके। जैसे कि इंडिया में जब हम लोग का आज़ादी हुआ था, या आज़ादी से पहले अनडिवाइडेड इंडिया की पहले मैं बात करूँगा, अनडिवाइडेड इंडिया, पार्टीशन जब नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था उस समय, फिर आप लोगों को भी पता है डिवाइड हुआ तो फिर पाकिस्तान बना, तो कुछ लोग क्या किए ना, बोले इंडिया में नहीं रहना, पाकिस्तान चले, तो कुछ लोग माइग्रेट कर गए। माइग्रेट मतलब पाकिस्तान चले गए, आज़ादी जब हो रहा था हम लोग उस समय की बात कर रहा हूँ। तो अनडिवाइडेड में पहले सब एक ही लोग रह रहे थे, फिर जैसे ही विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। अब वो लोग फिर उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप इंडिया का दिया जाए, उसकी बात इस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 6 में। अब इतना आसान तो है नहीं, इसमें भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि कैसे मिलेगा सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था, अब वो सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो आर्टिकल नंबर 6 में वो लिखा गया है, ले सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में एक भी फॉलो कर रहे हो तो तुमको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको एक बार रब करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, लिखना भी है। तो यहाँ पर लिखना माइग्रेशन, शॉर्ट में लिख लेते हैं MIG, माइग्रेशन। माइग्रेशन के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, ठीक है। अगर देखना इंडिया में डेट दिया गया, आप कट ऑफ डेट इसको मान सकते हो, 19/7/1948 ये डेट है।
और इधर वही लिख लेता हूँ 19/7/1948, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आर्टिकल नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेशन कर लिए थे, और इस डेट से पहले इंडिया में आप आ गए, मतलब ये डेट है, एक डेट फिक्स डेट है, इस डेट से पहले ही इंडिया में आप आ गए, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया दे देगा, आपको कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये डेट के बाद इंडिया में एंट्री लेते हैं, आप पाकिस्तान में ही रह गए, फिर सोचे कि 19-20 तारीख को आप आते हैं, इंडिया में एंट्री लेते हैं, तो आपको कुछ पेपर वर्क करने पड़ेंगे, आपको इंडिया में 6 महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने रहना पड़ेगा। फिर आपको 6 महीने रहोगे तो आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस डेट के बाद आते हो, तो अगर इस डेट से पहले आ जाते हो तो आपको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, 6 महीना भी नहीं रहना पड़ेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इस डेट के बाद आए हो, 19 तारीख के बाद आए हो, 19/7/1948 के बाद आए हो, तो आपको 6 महीने रहो, 6 महीने रहने से आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहला जाओगे। देख रहे हो नाम, ऑर्डिनरी, परमानेंट नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। फिर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, रजिस्ट्रेशन सरकार जो है पार्लियामेंट आपका करेगी, तो आप परमानेंट फिर हो जाओगे, नहीं करेगी तो नहीं हो पाओगे। अब इस आर्टिकल में वही कंडीशन है जो पहले आर्टिकल में मैंने आपको कंडीशंस बताए थे, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, जी पेरेंट्स लिख देता हूँ, और आपके पेरेंट्स दोनों में से कोई इंडिया में जन्म लिए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो ये सारी चीज़ आप कर पाएंगे, ठीक है। एक जगह अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको कंडीशन भी लिखना अच्छा है। ये डेट आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, कंडीशन को देखो लिख लेते हैं। अब 5 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें देखा 3 कंडीशन थे। 6 आर्टिकल जो है, 6 नंबर का आर्टिकल, उसमें भी कुछ कंडीशन है कि अगर आपके पेरेंट्स या अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में, क्या अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए थे, पैदा लिए थे, तो आपको आर्टिकल नंबर 6 में जो सिटीजनशिप देने की बात करी गई है वो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और 2 डेट मैंने बताए हैं, पहला डेट आपको याद होना चाहिए, दूसरा डेट अगर उससे एक डेट जो मैंने बताया था आपने नोटिस भी किया होगा, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आप इंडिया में आ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना पड़ेगा, और फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फिर करना पड़ेगा, तब जाके फिर आपको सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया का। वो भी सरकार के मूड पे डिपेंड करती है, देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। तो याद हो गया ना, ठीक है, कंडीशन याद होने चाहिए आपको। अब तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आइदर यू आर बोर्न इन इंडिया, योर पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, और योर ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, तीनों में से कोई एक भी, तीनों जरूरी नहीं है कि तीनों का तीनों कंडीशन आप फुलफिल करो, कोई एक भी आपके हैं तो आप आर्टिकल नंबर 6 के तहत 2 तरीके से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। एक तो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप इंडिया में आ गए थे माइग्रेट करके तो उसका अलग प्रोविज़न है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में आए हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है। आर्टिकल नंबर 7 अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी माइग्रेशन से रिलेटेड बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 7 में ना रिवर्स माइग्रेशन की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 6 में माइग्रेशन था, इसमें रिवर्स माइग्रेशन। हालांकि ये मैंने ट्रिक बनाया है, ऐसा कोई माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन वर्ड इंडियन संविधान का जब किताब पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, बस ये समझने के लिए मैंने ये वर्ड उठाया है, रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा समझना रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है। अब मैप से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यह गुजरात हुआ, फिर ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है, और इधर साइड क्या है, पाकिस्तान है, ये लाइन इधर है, रेड क्लिफ लाइन, इधर साइड पाकिस्तान है और इधर साइड बांग्लादेश से। तो आओ देखो रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस समझना। अब रिवर्स माइग्रेशन जब पढ़ने जा रहे हो तो एक डेट इंपॉर्टेंट है, उस डेट को आप लोग लिख लो कहीं पे, 1 मार्च 1947।
अगर कोई व्यक्ति इस डेट को इंडिया में था लेकिन इस डेट के बाद वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया? पाकिस्तान, या इधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों तो पाकिस्तानी थे ना उस समय, बाद में बांग्लादेश बना है ना, तो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक रीसेटलमेंट या परमिट सिस्टम निकाला था, तो उसको देख करके बहुत सारे व्यक्ति जो थे बोला कि चलो इंडिया चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा था इन लोगों के साथ, तो ये लोग इंडिया फिर आना चाहते थे, तो वैसे लोग को फिर इंडिया में माइग्रेट कर गए। देख रहे हो, 2 बार माइग्रेशन हुआ है। पहले इधर से भारत छोड़ के गए इस डेट के बाद, फिर इसके बाद फिर वो वापस से इंडिया में फिर आते, तो ये रिवर्स माइग्रेशन हो गया ना। इधर से माइग्रेशन किया, फिर उधर से वापस आए, तो रिवर्स माइग्रेशन, वापस माइग्रेशन। तो ये परमिट सिस्टम जो निकाला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको देख करके बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे, तो उनके लिए भी अलग प्रोविज़न है। आर्टिकल नंबर 7 में बात करी गई है उन लोगों के लिए कि अगर आपने रिवर्स माइग्रेशन किया तो आप लोग को कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनमें भी कुछ कंडीशन है, इनमें भी कुछ बातें करी गई है। तो चलिए, रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, और ये डेट आप लिख लेना कहीं पे, 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़ के चले गए थे, फिर परमिट सिस्टम को देखते हुए भारत में वो लौट आए, तो उनको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप आते हैं, इस डेट के बाद आप भारत में आते हैं, जब भी आना है, तो आपको एक नए तरीके से सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जो आर्टिकल नंबर 6 में मैंने बताया था ना, जो 19 जुलाई 1948 के बाद जितने लोग आए हैं इंडिया में, वही वाला सेम इसमें भी है कि आपको भी 6 महीने रहना पड़ेगा। आप इस डेट के बाद अगर आप आए हो 1 मार्च 1947, तो आपको भी 6 महीने रहना पड़ेगा। फिर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना पड़ेगा। फिर इतना कर लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो भारत में। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करोगे, भारत सक्सेसफुली कर देगा, तो आप सिटीजनशिप बन सकते हो इंडिया के। तो ये है रिवर्स माइग्रेशन, ये इसकी बात करी गई है। तो सेम ही है ना, आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 6 लगभग सेम ही है। बस आप लोग याद रखना, एक में माइग्रेशन है, एक में रिवर्स माइग्रेशन है। रिवर्स माइग्रेशन इसलिए आया क्योंकि परमिट सिस्टम लाया गया था, ये डिफरेंस है बस 6 और 7 में। 6 में ऐसा कोई परमिट वगैरह नहीं आया था, ठीक है, रीसेटलमेंट सिस्टम नहीं लाया गया था। 7 में लाया गया, इसलिए लोग, बहुत सारे लोग वापस आ गए पाकिस्तान से उस सिस्टम को देखते हुए, परमिट सिस्टम और रीसेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट रिटर्न जो भी बोलो, परमानेंट रिटर्न सिस्टम, उसको देख के लोग जब वापस आते हैं, उसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। अब जहाँ तक कंडीशन की बात करी गई, तो वही सारी कंडीशन इसमें भी है। इफ़ ही वाज बोर्न इन इंडिया, इफ़ हर पेरेंट्स और आइदर कोई भी पेरेंट्स, माता पिता वर बोर्न इन इंडिया, और इफ़ हर ग्रैंड पेरेंट्स, हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया। तो ये सारे 3 कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको फिर वही वाला 6 महीने रहना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है, करवा सकते हो। अगर लेकिन इन तीनों में एक भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये वाला तो आप करवा ही नहीं सकते। 6 महीने आपका प्रोसेस ही नहीं है, आप कम से कम एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया, अगर आप भारत में जन्मे हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, दादा दादी या आपके माता पिता भारत में जन्मे हैं, तो ये प्रोसेस अपना सकते हो, आर्टिकल 7 का सहारा ले सकते हो। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो नहीं कर सकते हो आप। फिर तो आपके लिए अलग से सिटीजनशिप एक्ट पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बताया जाएगा फॉरेनर्स को कैसे दिया जाता है इंडिया में। फॉरेनर जो है, जैसे कि कोई इंग्लैंड वाला बोले हमको इंडिया में आके रहना है, इंडिया में सिटीजनशिप लेना, तो उसके लिए अलग है सिटीजनशिप एक्ट, अलग से आप पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल में बताया गया सारी चीज़ें। अब आर्टिकल नंबर 8 में उन लोगों की बात करी गई है जो तो इंडिया के ही थे, लेकिन कोई कारणवश से, नौकरी या कोई और कारणवश से, जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडिया के बाहर रह के हम लोग को आज़ादी दिलवा रहे थे उस समय, या फिर आज के टाइम पे भी देखो ना, बहुत सारे लोग बाहर एब्रॉड में जाते हैं नौकरी करने, एब्रॉड में जाते हैं काम करने। कनाडा में बहुत सारे पंजाबी भरे पड़े हैं, उन सभी की बात करी गई है आर्टिकल नंबर 8 में। अगर वैसे कोई भी लोग हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा उनका बाहर में पैदा हो रहा है, इंडिया के जब बाहर रह रहे हैं, तो बच्चा भी ऑब्वियसली बाहर भी पैदा होगा। जैसे कोई कनाडा गया, कनाडा में रहा, उसका बच्चा बाहर में पैदा हो गया, तो उस बच्चा को इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं? तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया के हैं, उनके पेरेंट्स इंडिया के हैं और उनके पेरेंट्स का सिटीजनशिप भी इंडिया का है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई गया है मालदीव्स घूमने और वहाँ पर उसका बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या हैं, इंडिया की सिटीजनशिप है। साफ साफ इसमें ये बात करी गई है आर्टिकल नंबर 8 में। अब हर आर्टिकल की तरह इस आर्टिकल में भी कुछ कंडीशन है कि इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया, इफ़ योर पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, लेकिन आपका बच्चा बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, देन आपको सिटीजनशिप देगी भारत की सरकार, आपको ये अधिकार है, ठीक है।
आपकी सिटीजनशिप का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 9 में फिर देखो, आर्टिकल नंबर 9 और 10 बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो याद करना पड़ेगा आपको इसको। आर्टिकल नंबर 9 में बात करी जा रही है किसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, किसको, अगर आपने किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप लिया किसी, तो आपका सिटीजनशिप इंडिया वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की बात करी गई है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप अमेरिका का भी सिटीजनशिप ले रहे हैं और इंडिया का भी आपके पास पहले से है, तो दो हो गया ना। तो इंडिया वाला आपका सिटीजनशिप पहले छीन जाएगा अगर आप दूसरे कंट्री का ले रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 9, अभी जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, उसमें बता रहा था सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। इसमें बता रहा है आर्टिकल नंबर 9 में आपका सिटीजनशिप कैसे जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 9 इसलिए खास है क्योंकि इसमें बता रहा है आपका सिटीजनशिप कैसे छीना जा सकता है, कैसे आपका ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 9 इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 10 क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो। आर्टिकल नंबर 10 में बोला जा रहा है कि अगर आप कोई एंटी नेशनल काम कर रहे हो या फिर कोई और ख़राब काम कर रहे हो जो हमारे देश के हित के लिए बहुत ख़राब है, ठीक है, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, तो आपसे सिटीजनशिप छीना जा सकता है। तो इसमें भी आपको सिटीजनशिप लिया जा सकता है और इसमें भी बोला है कि सिटीजनशिप लिया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 9 और 10 में सिटीजनशिप लेने की बात करी गई है। 9, 10 में क्या बात करी गई, सिटीजनशिप कैसे आपका ख़त्म किया जा सकता है उसकी बात करी गई है। तो ये दोनों आर्टिकल याद रहेगा एक साथ इसको याद रखना है। दोनों में एक ही बात है कि आपको, अगर आपने किसी और कंट्री का लिया तो आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। अगर आप कोई एंटी नेशनल काम कर रहे हैं या कोई और ख़राब काम कर रहे हैं जो इंडिया के हित में नहीं है, मान लीजिए कल को इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने चल जाए, इंडिया में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में आपसे संविधान जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, इंडिया आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, सिटीजनशिप आपसे ले लिया जाएगा, देन आप इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाएंगे उस दिन से। तो ये है, आपसे अगर आप कोई ख़राब काम करेंगे सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। अगर आप किसी कंट्री का सिटीजनशिप लेंगे तो आपको उससे सिटीजन छीन लिया जाएगा। तो 9 में 10 में सेम चीज़ है ना, उसमें बस डुअल सिटीजन से रिलेटेड है और इसमें है आपका एंटी नेशनल। तो आर्टिकल नंबर 9, 10 आपको याद होना चाहिए। अब देखो आर्टिकल नंबर 11 लास्ट है आपका, आज का लास्ट आर्टिकल नंबर 11 में किसकी बात करी गई, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न होगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन होगा वो ला सकती है। पार्लियामेंट को फुल पावर है। तो आर्टिकल नंबर 6 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे किसी का सिटीजन लेना है, कैसे देना है, कैसे छीनना है, ठीक है। किसी को भी इंडिया का सिटीजन कैसे देना है, कैसे ख़त्म करना है, टर्मिनेशन, एक्विजिशन और ये सारे, ठीक है, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 10 में लिख लेना, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। तो ये आपका टोटल आर्टिकल्स है 11, 5 से 11 हमने, 5 to 11 हमने देख लिया। और जैसे कि आपने 5 to 11 देखा, 11 के बाद ही आपका ये आया था सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके बाद आपका जितना भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनता है, किसको सिटीजनशिप देना है, किसको सिटीजनशिप नहीं देना, ये सारा चीज़ इसी के थ्रू होता है, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू। देखो एक चीज़ समझो, सिटीजनशिप के मामले में ना, ये जो आपका संविधान है वो बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करता है। ज़्यादातर जो सिटीजनशिप के मामले में सिटीजनशिप एक्ट आपका रोल प्ले करता है, और सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारे संविधान में नहीं है, संविधान से अलग है, ये अलग, ठीक है, ये अलग एक्ट है। इसके थ्रू सबको सिटीजनशिप लिया जाता है, दिया जाता है। तो इसको हम लोग एक बार रव कर लेते हैं, समझाते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सिटीजनशिप की जहाँ तक बात करी जाएगी, सिटीजनशिप में देखो 2 मुद्दे हैं। एक तो आपका संविधान में जो तो लिखा गया है 5 से 11 वो तो है ही, एक सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में आया था वो। ये दोनों के थ्रू आपको सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सिटीजनशिप में काम आता है इसका आता है आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बहुत ही लिमिटेड रोल है सिटीजनशिप के मामले में। ये साइलेंट है बोल सकते हो एक तरीके से, ये चुप है, ठीक है। सिटीजनशिप में जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं इसके ज़्यादा होते हैं। और 1955 के बाद जब ये बना था उसके बाद से जितना भी अभी सिटीजनशिप का चीज़ हो रहा है इंडिया में, किसको देना है, किसको लेना है, वो सारा यही देख रहा है। ये हमारे संविधान बनने से पहले में ये काम आ रहा था, लेकिन जब से ये सिटीजनशिप एक्ट आया है उसके बाद से सारा काम इसके हत्थे चला गया है, इसके, ठीक है। तो हमारा जब कमेंसमेंट हो रहा था संविधान का तब तक ये काम में आ रहा था आपका 5 से 11, ठीक है, अभी यहाँ से काम हो रहा है।
तो सिटीजनशिप एक्ट में आप भी देखोगे 5 तरीके से बात करी गई है। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया था उसमें भी आपको टोटल 5 तरीके से किसी को भी नागरिकता देना है उसकी बात करी गई है, ठीक है। बाय बर्थ हो गया, बाय ब्लड हो गया या डिसेंट बाय ब्लड हो गया, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ये 5 तरीके हैं सिटीजनशिप किसी भी इंसान को भारत का सिटीजनशिप देने के लिए, ये 5 तरीके हैं, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट के 5 तरीकों को याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग याद कर सकते हो BRAND से, ठीक है। BRAND, BRAND। हालांकि ये सीक्वेंस में नहीं है, जो लिखा गया है आपका, आप जब एक्ट पढ़ोगे ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला, उसमें ऐसे नहीं है। लेकिन ट्रिक बनाने के लिए, याद करने के लिए 5 आपको याद रहे, इसीलिए मैंने ट्रिक आपको हेल्प करेगा शायद। B से हो जाएगा क्या, B से हो जाएगा क्या, बाय बर्थ। R से क्या हो जाएगा फिर, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, ये दूसरा तरीका। A से क्या हो जाएगा, एक्विजिशन या इनकॉर्पोरेशन। तो एक A से एक्विजिशन, एक्विजिशन का स्पेलिंग होता है AQUISITIONS, ठीक है। तो बाय एक्विजिशन। और N से हो जाएगा नेचुरलाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस है, सिटीजन किसी को सिटीजन कैसे मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये चौथा प्रोसेस। और D से हो जाएगा बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब बाय ब्लड, अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह इंडिया में पैदा लिए हैं तो वो ब्लड, खून के रिश्ते के तौर पे आपको फिर कैसे सिटीजनशिप दिया जा सकता है इंडिया का, उसकी बात करी गई है। तो ये देख लो, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेशनलाइजेशन एंड बाय डिसेंट, या बाय ब्लड भी इसको बोलते हैं, डिसेंट ब्लड एक ही है। तो सिटीजनशिप एक्ट में कितने तरीके दिए गए हैं सिटीजन, इंडिया का सिटीजन बनने के, तो 5 तरीके, ये आता है क्वेश्चन। टोटल 5 वेज है आप सिटीजन बन सकते हो इंडिया का, ठीक है। अब बाय बर्थ क्या होता है, बाय ब्लड क्या होता है, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है सिटीजन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, या एक्विजिशन क्या होता है। इन एक्विजिशन को इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। जैसे कि कोई सिक्किम को भारत हथिया लिया, तो सिक्किम वाले लोग को भारत में मिला लिया, तो सिक्किम भारत का पार्ट हो गया। अब सिक्किम के भारत, जो सिक्किम में रह रहे हैं लोग, उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो बाय एक्विजिशन में उनकी लोगों की बात करी जाती है। जो बाय बर्थ है, जो इंडिया के निवासी हैं, वो इंडिया में जन्म लिए हैं, उनको कैसे दिया जाना है नागरिकता, बाय बर्थ में चर्चा करी जाती है। बाय डिसेंट में या बाय ब्लड में उन लोगों की बात करी जाती है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा लिए थे, तो उनके खून के रिश्ते के आधार पे आपको कैसे मिल जाएगा, तो बाय डिसेंट। वो रजिस्ट्रेशन में वैसे लोग जो बाहर, भारत के नहीं है, भारत के बाहर के लोग हैं, या भारत से बाहर चले गए थे फिर भारत में लौट के आ रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगा, तो बाय रजिस्ट्रेशन उसका बात करता है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन किसका बात करता है, बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसमें भी ना कोई बाहरी लोग जो भारत में आना चाह रहा है उसको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है। इसमें भी लगभग आपको 14 साल प्रीवियस रिकॉर्ड आपका देखा जाता है, लगभग 14 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड आपसे देखा जाएगा कि आप कैसे हैं। आप इंडिया में से आपको लैंग्वेज आना चाहिए, 22 लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज आपको आता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप इलीगल नहीं होने चाहिए, जैसे कि कोई पाकिस्तानी का आ रहा है इंडिया में, मतलब कोई दूसरे देश का आ रहा है, कोई भी देश जो वहाँ का इलीगल आदमी है भारत में घुस रहा है, भारत का सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपको नहीं दिया जाएगा। और प्लस आपको 14 साल प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाता है आपका। ये सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फिन हो जाएगा, इसको हम लोग अलग वीडियो में रखेंगे, ठीक है। अभी जितनी चीज़ें बताई है बस उसको सुन लेना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरलाइजेशन क्या है, बाय बर्थ क्या है, बस मैंने ऊपर से बताया, डिटेल में तो मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। डिटेल में बताया नहीं है तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। फिर आज जो मैंने 5 से 11 पढ़ाया है, जिसमें से मैंने बोला 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 नंबर का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना।